नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचार को। दोस्तों भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 75I न जाने कब पूरा होगा, लेकिन अब इसके लिए एक नई योजना बनाई जा रही है जिसे कि मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड और भारतीय नौसेना बना रहे हैं, जिसके तहत कलवरी यानी कि स्कॉर्पियन क्लास की जो पनडुब्बियां हैं उन्हें $3 बिलियन से अधिक में तैयार किए जाने की अब योजना पर काम करने पर विचार किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड अब तक 5 कलवरी स्कॉर्पियन क्लास की जो पनडुब्बियां हैं उन्हें डिलीवर कर चुका है और जो लास्ट की पनडुब्बी है उसे इस साल के अंत में भारतीय नौसेना को सौंपा जाएगा, क्योंकि इसका भी समुद्री परीक्षण चल रहा है। दोस्तों मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के पास एक अच्छा अनुभव आ चुका है, लेकिन शुरुआत में इन्हें काफी देरी लगी, जिसमें कि कम से कम 9 साल हल लॉन्च से सबमरीन के सी ट्रायल तक इन्हें लगे हैं और उसके बाद कुछ और साल इन्हें भारतीय नौसेना को हैंडओवर करने में लगे हैं और हर पनडुब्बी ने लगभग कुछ सालों का डिले यानी कि देरी की है। लेकिन दोस्तों अब मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड का कहना है कि वो अब अपनी टाइमलाइन के हिसाब से और जो तय टाइमलाइन है उसमें इन नई पनडुब्बियों की डिलीवरी करेगी, क्योंकि उसके पास इस वक्त जो ड्राई डॉक है वो खाली पड़ा हुआ है और एक बार अगर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो वो पनडुब्बी के हल लॉन्च से लेकर सी ट्रायल तक का जो समय है वो प्रत्येक सबमरीन 6 साल तक कर देंगे। और भारतीय नौसेना चाहती भी है कि 3 अतिरिक्त कलवरी यानी कि स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए जल्द से जल्द टेंडर निकाला जाए और अगले साल के मध्य तक इसे MDL को सौंप दिया जाए, ताकि पहली पनडुब्बी का जो समुद्री परीक्षण है वो 2030 के अंत में शुरू हो सके। और यही नहीं दोस्तों, इन कलवरी स्कॉर्पियन श्रेणी की 3 अतिरिक्त पनडुब्बियों को DRDO के द्वारा विकसित किए जा रहे फ्यूल सेल आधारित एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्जन सिस्टम से भी लैस किया जाएगा, जिसे कि 2024 से 2025 के बीच पनडुब्बियों में फ्रांस की मदद से इंटीग्रेटेड किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना ने उन भारतीय फर्मों के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है जिनके पास तकनीकी और वित्तीय क्षमताएं हैं और बुनियादी ढांचा हो MiG-29K के लिए मरम्मत और ओवरहॉल सुविधा की स्थापना करने के लिए। दरअसल भारतीय नौसेना अपने MiG-29K/KUB लैंडिंग गियर्स और उससे संबंधित जो एक्चुएटिंग स्ट्रेस है उनके परीक्षण, मरम्मत और ओवरहॉलिंग के लिए एक सुविधा यानी कि फैसिलिटी स्थापित करने की बात कर रही है और इस फैसिलिटी में MiG-29KUB के जो लैंडिंग गियर्स हैं और उससे संबंधित सब मॉडल्स और सब कंपोनेंट्स हैं उनका डिपो लेवल का रिपेयर हो सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सेना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पूर्वी लद्दाख के न्योमा में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर काम इस महीने शुरू हो जाएगा, जिससे कि चीन के साथ जो हमारी वास्तविक नियंत्रण रेखा है वो बमुश्किल 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इससे हमारे जो फिक्स्ड और रोटरी विंग प्लेटफॉर्म है उनको ऑपरेट करने के लिए हमारी फोर्सेस को एक रणनीतिक लाभ मिलेगा। इसके अलावा हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल संपर्क योजना उड़ान के तहत पर्यटन में भी किया जाएगा और अत्यधिक सर्दियों के दौरान लद्दाख के समग्र विकास के लिए बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। आपको बता दें कि भारत सरकार पहले से ही सीमा पर हवाई बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 219.39 करोड़ रुपए जो है वो मंजूर कर चुकी है। वहीं सेना की सूत्रों की तरफ से कहा गया है कि इसके लिए टेंडर अब अपने अंतिम चरण में है और कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल के अंत तक दिए जाने की संभावना है, जिस पर BRO काम करेगा। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा जो ऑपरेशनल फैसिलिटी है उनको बढ़ाने के लिए पूर्व में बागडोगरा और बैरकपुर रनवे को भी अपग्रेड किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध और 1971 के युद्ध में किया गया था और यहाँ पर भारतीय वायुसेना का C-17 विमान उतर पाएगा। इसके अलावा खबर ये भी आ रही है कि एयरफील्ड्स के अलावा BRO भारतीय वायुसेना के लिए संचार लाइनों के लिए यानी कि कम्युनिकेशन लाइनों के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण भी कर रहा है और आगे के स्थानों के लिए हेलीपैड का निर्माण भी किया जाएगा जहाँ विमान नहीं उतर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों पिछले साल DRDO ने अग्नि 5 न्यूक्लियर क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था, जो कि 20% हल्की थी और ये 7000 किलोमीटर तक अपने टारगेट को भेज सकती है। और साथ ही दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि हल्के पेलोड यानी कि लाइटर पेलोड के साथ ये मिसाइल 9000 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेज सकती है, जिसमें कि चाइना की राजधानी और दूसरे जो चाइनीज सिटीज हैं वो इसकी रेंज के अंदर आते हैं। हालांकि कुछ समय पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि DRDO अग्नि 6 पर काम कर रहा है, जिसकी रेंज 10,000 से 13,000 किलोमीटर होगी, जिससे कि भारत पूरी दुनिया में कहीं भी टारगेट को भेज सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री के साइंटिफिक एडवाइजर डॉक्टर G सतीश रेड्डी ने कहा कि भारत अग्नि 5 को आगे नहीं बढ़ाने वाला, लेकिन यह कहा जा रहा है कि ये जो टेस्ट किया गया था पिछले साल वो अग्नि मार्क 2 का परीक्षण था, जो कि वजन में हल्की और नई टेक्नोलॉजी के साथ थी। अग्नि मार्क 2 ने अग्नि 6 की जो रेंज है उसे हासिल किया है, इसीलिए अग्नि 6 पर काम नहीं किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय वायुसेना और DRDO के इलेक्ट्रॉनिक एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट अप स्केल उत्तम मार्क 3 ISR रडार साथ में मिलकर बना रही है, जिसे कि Su-30 एयरक्राफ्ट के लिए तैयार किया जा रहा है
और कहा जा रहा है कि 2024 से उत्तम मार्क 3 आईएसआर रडार का परीक्षण किया जाएगा और इस रडार का वजन अपने पहले की तुलना में काफी कम है, यानी कि करीबन आधा है। और खास बात यह है कि उत्तम मार्क 3 आईएसआर रडार में 1400 टीआर मॉड्यूल्स होंगे, जो कि इसकी डिटेक्शन रेंज को बढ़ाएगा। भारतीय वायुसेना का विचार है कि वो अपने 2 Su-30 एयरक्राफ्ट को इसके इंटीग्रेशन और एयरबॉर्न फ्लाइट टेस्टिंग के लिए भेजेगी, जिसमें कि 24 महीने लग जाएंगे और 2028 से ये रडार प्रोडक्शन में आ जाएगा और शुरुआत में 150 Su-30 फाइटर जेट्स में इसे लगाया जाएगा, जो कि अगले 4 से 5 साल और लेगा। लेकिन जो पुराने Su-30 हैं उनमें पुराना रडार ही इस्तेमाल किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और इंडियन नेवी ने 8 नेवल तेजस ट्रेनर पर बातचीत की थी, ताकि इनके इस्तेमाल से भविष्य के पायलटों को तैयार किया जा सकेगा, जो कि आगे MiG-29 के और राफेल मरीन और इसके अलावा टेडबीएफ फाइटर जेट को उड़ा सकें। लेकिन अब खबरें ये आ रही है कि भारतीय नौसेना नेवल तेजस एयरक्राफ्ट का मूल्यांकन कर रही है और ये भी कहा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल किसी और रोल के लिए भी किया जा सकता है, खास करके ट्रेनर के तौर पर। दोस्तों, आपको बता दें कि तेजस NP ट्रायल एयरक्राफ्ट का पूरा हो जाने के बाद तेजस NP असेंबली में होगा और इसके बाद इसके लैंडिंग ट्रायल्स होंगे, जिसमें कि इसके जो स्ट्रेस पॉइंट है, खास करके लैंडिंग गियर्स, उन पर अध्ययन किया जाएगा, जो कि काफी जटिल होगा टेडबीएफ प्रोग्राम के लैंडिंग गियर के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में यूएई में हुए डेजर्ट फ्लाइंग मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज में हमारे 5 तेजस फाइटर जेट पहुंचे थे, जिन्होंने वहां पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। अब इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि तेजस फाइटर जेट हर ओवरसीज एक्सरसाइज में भाग लेगा और तेजस एयरक्राफ्ट अभी कोप इंडिया एक्सरसाइज में F-15 और Su-30 एयरक्राफ्ट के साथ भी भाग ले रहा है। भारतीय वायुसेना का ये विचार है कि अब हर एक्सरसाइज जो भारत के अंदर भी होगी या बाहर भी होगी, उसमें भारत का ये तेजस जरूर जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारत का जो सेना कमांडरों का सम्मेलन है वो साल में 2 बार आयोजित किया जाता है और अब 2023 का पहला आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेगेशन शुरू हो चुका है। इस सम्मेलन के दौरान चीन में भारत के पूर्व राजदूत रहे विजय गोखले भारत चीन संबंधों की एक रूपरेखा का व्याख्यान करेंगे और ये जो कॉन्फ्रेंस है वो 17 से 21 अप्रैल तक चलेगी, जो कि पहली बार हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित की जाएगी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 19 अप्रैल को इस सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री तकनीक के इस्तेमाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रेनिंग, रोबोटिक्स, इनोवेशन, सर्विलांस के लिए सॉल्यूशंस, वर्चुअल रियलिटी, ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स आदि पर फोकस करने के लिए समीक्षा करेंगे। इसके अलावा फाइटर इंजीनियर से संबंधित कार्य, सेना में डिजिटलीकरण के पहलुओं और बजट मैनेजमेंट की समीक्षा भी की जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो एक बड़ी अपडेट सामने आई है बठिंडा मिलिट्री स्टेशन पर हुई गोलाबारी को लेकर, जिसमें कि 4 जवानों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस मामले में अब पंजाब पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। अब कहा जा रहा है कि इस मामले में सेना के देसाई मोहन नाम के एक जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। सेना ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि देसाई ने ही 4 जवानों की जान ली थी। वहीं दक्षिणी पश्चिमी कमान मुख्यालय की तरफ से जानकारी साझा की गई है कि मोहन ने ही इंसास राइफल चुराने और 4 सहकर्मियों को मारने की बात कबूल ली है। उन्होंने बताया कि फिलहाल मोहन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे और जानकारियां हासिल की जा रही हैं और सेना ने 200 टेरर एंगल को लेकर जो बात की जा रही थी उससे इनकार कर दिया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना देश भर में अग्निवीर भर्ती के लिए अपनी पहली ऑनलाइन आम प्रवेश परीक्षा आयोजित कर रही है। सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि देश में तकनीकी दहलीज में काफी सुधार हुआ है और बढ़ी हुई डिजिटल जागरूकता के साथ युवा अब ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए सशक्त है। सेना की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि इस साल से भर्ती 3 चरणों में की जाएगी। पहले चरण में सभी उम्मीदवार ऑनलाइन कॉमन प्रवेश परीक्षा से गुजरेंगे और फिर सेकंड फेज में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षणों और शारीरिक मापन परीक्षण के लिए सेना के भर्ती कार्यालय में बुलाया जाएगा, जिसके लिए बाकायदा कुछ स्थानों पर रैलियां भी आयोजित की जाएगी और अंत में जो चयनित उम्मीदवार हैं उन्हें तीसरे चरण में मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा। इसके बाद सफल उम्मीदवारों की अंतिम योग्यता लिस्ट जारी की जाएगी। आपको बता दें कि 17 अप्रैल से 26 अप्रैल तक पूरे भारत में 176 स्थानों पर 375 परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना अब सैटेलाइट को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऑपरेट करने जा रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में कुछ रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि चीनी वैज्ञानिक उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पृथ्वी की कक्षा के निकट मौजूद सैटेलाइट को अस्थायी रूप से ऑपरेट किया गया। इस दौरान विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पृथ्वी पर कुछ स्थानों को देखा और सैटेलाइट को उन्हें करीब से देखने का आदेश दिया। इसके अलावा हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन सैटेलाइट से जो लक्षित क्षेत्र थे
उनमें भारत का पटना शहर था, जहां भारतीय सेना की यूनिट बिहार रेजिमेंट मौजूद है। इसके अलावा अन्य लक्षित क्षेत्र ओसाका था, जो कि जापान के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है। इसके अलावा चाइना ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अमेरिकी नौसेना के जहाजों की रेकी भी करी। हालांकि चीनी वैज्ञानिकों ने यह नहीं बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन ने विशेष रूप से इन 2 स्थानों की तलाश के लिए सैटेलाइट को क्यों कहा। दोस्तों, अगर आप ITBP टेलीकॉम एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए हम आपको सबसे बेस्ट बुक के बारे में बताने वाले हैं, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और ये बुक हेड कांस्टेबल और टेलीकम्युनिकेशन दोनों के लिए उपलब्ध है। इस पे 25 प्रैक्टिस सेट पेपर्स और 2450 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और ये 100% सिलेबस के अनुसार है। ये बुक काफी बेहतर मानी जाती है। इसमें प्रैक्टिस सेट्स भी हैं और प्रैक्टिस सेट्स को काफी अच्छे से भी एक्सप्लेन किया गया है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सब सिलेबस के अनुसार ही है। ये बुक आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से मिल सकती है। ऑनलाइन आपको ये Amazon और फ्लिपकार्ट पर मिल सकती है। इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप इस किताब को खरीद सकते हैं और इस किताब का ऑर्डर आप जरूर कीजिएगा ताकि एग्जाम की बेहतर तैयारी आप कर सके। दोस्तों, भारत के द्वारा महत्वाकांक्षी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च करने के कुछ दिन पहले चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के लिए चीनी नामों की घोषणा की, जिसके बारे में उसका ये दावा है कि ये तिब्बत का दक्षिणी भाग है। अब ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यानी कि VVP है, इसे 10 अप्रैल को लॉन्च किया गया था, जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे 19 जिलों के 2968 सीमावर्ती गाँव में निष्पादित किया जाएगा। वित्त वर्ष 2022-2023 से 2025 से 26 तक के लिए इस कार्यक्रम के तहत 4800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पहले चरण में 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कुल 662 सीमावर्ती गांवों को प्राथमिकता के आधार पर कवरेज के लिए चुना गया है और अरुणाचल प्रदेश में 455 गांव इसमें शामिल है, जो कि चीन के साथ 1080 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 520 किलोमीटर और भूटान के साथ 217 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। कहा जा रहा है कि इस योजना के तहत चिन्हित सीमावर्ती गांवों में सर्वांगीण विकास किया जाएगा, जिससे कि इन गांवों से पलायन रोका जा सके और सीमा की सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। गांव के विकास के लिए जिन उपायों को फोकस एरिया के रूप में पहचान किया गया है, उसमें सड़क संपर्क, पेयजल, बिजली, जिसमें कि सौर और पवन ऊर्जा दोनों शामिल है। इसके अलावा मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी, पर्यटन केंद्र, बहुउद्देश्य केंद्र और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे और कल्याण केंद्र भी शामिल है। तो फिलहाल दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।